Matter is raised with permission. श्रीमान जावेद अली खान जी। धन्यवाद सभापति जी। भारत सरकार ने सन 2018 में एक योजना शुरू की थी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। बड़े जोर शोर के साथ ये योजना शुरू की गई। इसका मकसद था कि गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का इलाज का खर्चा सरकार वहन करेगी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके। जितने जोर शोर से ये योजना शुरू की गई थी, उतनी ही कंजूसी के साथ सरकार इस योजना का संचालन कर रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं सर कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर इस योजना के जो लाभार्थी तय किए गए थे, वो 2011 के सर्वे के अनुसार जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, उसके आधार पर तय किए गए थे। उसमें पाया गया था कि 9 करोड़ से ज्यादा लोग इसके लाभार्थी होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक 5 करोड़ 38 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया गया है। इतना बड़ा गैप अभी तक मौजूद है। उसका कारण यह है कि हमारे प्रदेश की सरकार ने एक नियम बना दिया, वो शायद अघोषित नियम है, कि जिन परिवारों में 6 से अधिक लोग हैं या जिनके राशन कार्ड में 6 यूनिट हैं, वही उसके लाभार्थी हो सकते हैं। उन्हीं परिवारों को आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा। अगर आपके घर में 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो आप आयुष्मान कार्ड नहीं बनवा सकते और उस योजना का लाभ नहीं ले सकते। दूसरा, जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं, उन सबको इसमें शामिल किया गया है। 25 करोड़ के उत्तर प्रदेश में सिर्फ 41 लाख अंत्योदय कार्ड हैं, वो तो सबके सब शामिल हो गए। लेकिन ये जो 6 मेंबर की शर्त लगाई है, 6 यूनिट की शर्त, इसके चलते बहुत से लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। 2024 के चुनाव के बाद से वो वेबसाइट भी बंद पड़ी है जिसमें बाकी लोगों के वो आयुष्मान कार्ड बनने थे। एक उसके अंदर प्रावधान है कि वरिष्ठ नागरिकों को उसमें लाभ दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक सर सामान्यतः 60 वर्ष की आयु पार करने के बाद हम उसको वरिष्ठ नागरिक का दर्जा देते हैं, लेकिन इस योजना के तहत जो 70 वर्ष पार कर लेता है अपनी आयु के, उसको वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। और रोचक बात यह है सर कि उत्तर प्रदेश में जो औसतन आयु है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो मात्र 66 वर्ष की है। तो 66 वर्ष में आदमी वरिष्ठ हो जाता है। Sir, toll is taking a big toll on the people of India. Sir, टोल प्लाजा पे परसिस्टेंट कंजेशन, अटर मिसमैनेजमेंट और ओवर प्रॉफिटियरिंग के चलते एक आम आदमी का अनुभव इनकन्वीनियंस से इनजस्टिस में बदल चुका है। और आज मैं उन्हीं सिटीजन्स की जो टोल प्लाजा पे हैरेसमेंट फेस करते हैं, उनका मुद्दा आपके सामने रखना चाहूंगा। सर, मेरा पहला कंसर्न है टैक्स बर्डन ऑन द सिटीजन। सर, इंसिडेंस ऑफ टैक्स रिलेटेड टू रोड्स एंड हाईवेज इज वेरी वेरी हाई इन इंडिया। पहले हम इनकम टैक्स इनकम के माध्यम से जब गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी और नाना प्रकार के जो टैक्सेस देते हैं, उसमें रोड टैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी भरते हैं। उसके बाद जब पेट्रोल डीजल भरवाते हैं तो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, वैट के साथ साथ हम रोड डेवलपमेंट सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी भरते हैं। उसके बाद जब हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो टोल टैक्स भी हमसे वसूला जाता है, जो एक नागरिक के लिए अनबियरेबल बनता जा रहा है। सर, मेरा सेकंड कंसर्न है एक्सट्रीमली पुअर क्वालिटी ऑफ रोड्स। सर, इतना टैक्स भरने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि रोड की क्वालिटी अच्छी होगी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा, लेन डीमार्किंग होगी, लाइटिंग होगी और सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लेकिन यह भी हासिल नहीं होता और इसी के साथ साथ नेग्लेजिबल मेंटेनेंस का भी शिकार होना पड़ता है, जिसके चलते गड्ढे, पॉटहोल्स, ब्लैक स्पॉट्स और सरफेस डिफॉर्मिटीज देखी जाती हैं और हजारों लोग रोड एक्सीडेंट्स का सालाना शिकार होते हैं। सर, इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि केरला हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने एक ऑर्डर में
NHAI को फटकार लगाते हुए कहा दैट इफ रोड कंटिन्यूज टू बी बैड और इनकम्प्लीट NHAI हैज नो राइट टू कलेक्ट द टोल और टोल प्लाजा बंद कर दिए। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने अपने 2 टोल प्लाजाओं पे 80% की छूट देते हुए कहा कि सड़कें इतनी खराब हैं कि ऑपरेटर को टोल वसूलने की कोई अधिकार नहीं है। सर, इसी के साथ साथ थर्ड कंसर्न है कंजेशन, ट्रैफिक जैम और डिले एट टोल प्लाजा। सर, इतना पैसा देने के बाद भी अगर 30 से 40 मिनट टोल प्लाजा पे खड़ा होकर समय बर्बाद करना पड़े, लाइनों में लगना पड़े, तो क्या फायदा सर? सर, हाईवेज आर मेंट फॉर सीमलेस कनेक्टिविटी, सीमलेस मोबिलिटी, लेकिन टोल प्लाजा पे जो कंजेशन है उसकी कॉस्ट कौन कैलकुलेट करेगा? सबसे पहले गाड़ी ऑन रहती है, उसकी फ्यूल कॉस्ट, दूसरा आदमी का समय बर्बाद होता है, उसकी प्रोडक्टिव मैन पावर कॉस्ट, उसके साथ साथ शेड्यूल डिसरप्ट होता है, जॉब इंटरव्यू कैंसिल होता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी लूज होती है, एग्जाम कैंसिल होता है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस तमाम कॉस्ट को अगर आप जोड़ेंगे तो पाएंगे कि एक इनविजिबल कॉस्ट टू आवर इकोनॉमी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। इसके साथ साथ कई सारी लेन्स तो ऐसी हैं सर जिसमें लोग नहीं बिठाए जाते, बैरियर नहीं होते, जिसके चलते कंजेशन होता है। और मेरा चौथा कंसर्न कि फुल कॉस्ट रिकवरी के बाद भी टोल वसूला जाता है 20-20, 30-30 साल तक। सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक लीगलाइज लूट है जिसे बंद करना चाहिए। इसके साथ साथ एक नियम बनना चाहिए कि अगर 5 मिनट से ज्यादा कोई भी सिटीजन टोल प्लाजा पे खड़ा है तो उसकी गाड़ी को फ्री में निकलने दिया जाए, उससे कोई टैक्स, कोई टोल। मुजीबुल्लाह खान जी, श्रीमान मुजीबुल्लाह खान जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आप मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में बोलने का मौका दिया। खास करके नवरंगपुर जिला जो उड़ीसा में है उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूं। जिस जिला से मैं आता हूं उस जिला में, वो आदिवासी बहुल जिला है, उस जिला में आदिवासी लोग जो हैंडीक्राफ्ट का सामान बनाते हैं, खास करके जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन लोग लाख का सामान बनाते हैं। वो लाख कलेक्ट करने के लिए उनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। वो जंगल से लाख कलेक्ट करके लाके लाख का सामान बनाते हैं। जो सामान ठीक तरीके से बिक्री नहीं हो सकता, उनका मुआवजा उन लोग पा नहीं सकते हैं अध्यक्ष महोदय। इसीलिए ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन जो है हमारे भारतवर्ष का, इंडिया का, वो उसको हाथ में लेना चाहिए। करीब करीब कई लाखों रुपया, कई करोड़ों रुपया का बिजनेस होगा और गरीब लोग उसका मुआवजा पाएंगे। जो लोग मेहनत करते हैं उनको मिलेगा। दूसरी बात, हेल्थ कनेक्टिविटी, हेल्थ का प्रॉब्लम जो हमारा है, वहां पर मेडिकल कॉलेज दूर दूर तक नहीं है। कोई भी पेशेंट अगर जाता है हॉस्पिटल तो उसको रिफर कर दिया जाता है और एक शहर को, वहां से और एक शहर को। तो गरीब लोग ऐसा रिफर करते करते उनका हालत हो जाता है, मरीज रास्ते में मर जाता है। तो नवरंगपुर जिला में एक मेडिकल कॉलेज का बहुत जरूरत है। जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो हॉस्पिटल है उसको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया जाना चाहिए और लोगों के हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। हम ठीक है, हम कार्ड बनाए हैं, आयुष्मान कार्ड दिए। हमारे सरकार जब चला था, नवीन पटनायक का सरकार, तब हम लोग बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना दिए थे। लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि जिस जगह में जहां हॉस्पिटल बनता है, हॉस्पिटल है, वहां डॉक्टर होना चाहिए। डॉक्टर की कमी बहुत है अध्यक्ष महोदय। हॉस्पिटल बन जाता है, इक्विपमेंट्स भी आ जाता है, लेकिन डॉक्टर की कमी बहुत है। तीसरी बात उस जिला में है अध्यक्ष महोदय, 76 साल होने जा रहा है देश स्वाधीन होके, आज तक रेलवे कनेक्टिविटी नहीं हुआ है नवरंगपुर जिला में। मेरे नेता नवीन पटनायक उड़ीसा का डेवलपमेंट के लिए, अभी के जो रेल मंत्री है, उनको 2-2 बार राज्यसभा भेजा गया। उनका संख्या नहीं था राज्यसभा आने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास। नवीन पटनायक भेजे 2-2 बार, इसलिए भेजे कि उड़ीसा का डेवलपमेंट होगा। मैं मेरे रेलवे मंत्री से गुजारिश करना चाहता हूं, मैं डिमांड करना चाहता हूं कि उड़ीसा के रेल मंत्री के हिसाब से उड़ीसा से राज्यसभा आप आए हैं, रेलवे कनेक्टिविटी नवरंगपुर में कीजिए, जो 76 साल हुआ आज तक नहीं हो पाया। ये मेरा डिमांड है अध्यक्ष महोदय। मैं आज सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस छोटे मोटे चीज को, डेवलपमेंट तो बहुत हो रहा है, लेकिन हमारे जैसा आदिवासी जिला में आज तक 76 साल हो गया, नहीं हुआ, इसको होना बहुत जरूरी है। ये मेरा गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मस्तान राव यादव बीदा गारू, श्री
मनन कुमार मिश्रा जी, डॉक्टर मेहताब। सभापति जी, मैं सदन का ध्यान पूर्वांचल के एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। गोरखपुर पड़रौना थावे गोपालगंज छपरा रेलखंड इस पूरे क्षेत्र की जीवन रेखा मार्ग है, जो बड़ी जनसंख्या को जोड़ने के साथ साथ कृषि, व्यापार, दैनिक आवागमन और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बावजूद यह मार्ग आज भी एकल रेल खंड पर संचालित हो रहा है, जिससे लगातार विलंब, भीड़भाड़ और संचालन संबंधी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अच्छी सुपरफास्ट ट्रेनों का परिचालन नहीं हो पा रहा। महोदय, इस खंड पर यात्री गाड़ियां अक्सर क्रॉसिंग के कारण देर से चलती हैं। मालगाड़ियां भी लंबे समय तक रुकी रहती हैं, जिससे स्थानीय उद्योगों और किसानों को भारी क्षति होती है, विशेषकर उन किसानों को जो जल्द खराब होने वाले वस्तुओं के समयबद्ध परिवहन पर निर्भर हैं। बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती यात्री मांग के मद्देनजर वर्तमान सिंगल लाइन एकदम अपर्याप्त हो चुका है। इस मार्ग का दोहरीकरण अब विकास का विषय नहीं, बल्कि तत्काल आवश्यकता बन गया है। महोदय, इस मार्ग का देश के बड़े रेल नेटवर्क से घनिष्ठ संपर्क है। गोरखपुर छपरा जैसे महत्वपूर्ण जंक्शन पर भारी रेल ट्रैफिक रहता है और यह खंड यदि दोहरीकृत होता है तो नई ट्रेनों का परिचालन संभव होगा, मालगाड़ियों के आवागमन में तेजी आएगी, समग्र रूप से लॉजिस्टिक क्षमता बढ़ेगी। मेरा रेल मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या रेल मंत्रालय की निकट भविष्य में गोरखपुर पड़रौना थावे गोपालगंज छपरा रेल लाइन के दोहरीकरण की कोई योजना है क्या? यदि है तो कब तक, नहीं है तो क्यों? धन्यवाद। श्री रीटा प्रताप बनर्जी। ধন্যবাদ স্যার। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে পয়লা বৈশাখকে মর্যাদা দেওয়ার দাবি জানিয়ে আমি এই জিরো আওয়ার উত্থাপন করছি। পয়লা বৈশাখের সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ঐতিহ্য এবং আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। পয়লা বৈশাখের দিন মঙ্গল শোভাযাত্রার মতো অনুষ্ঠান হয়, যার মধ্যে দিয়ে জীবনের জয়গান বাঙালি ধ্বনিত করে। 2003 সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা তারা রেজলিউশন পাস করে যে পয়লা বৈশাখ পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে পয়লা বৈশাখকে রেজলিউশনের মধ্যে দিয়ে বিধানসভা নির্ধারিত করে। স্যার, আমাদের পূর্বপুরুষরা 5000 বছর আগে আরও পূর্ব দিক থেকে বাংলায় এসে বসবাস করা শুরু করেছিলেন। আমাদের ধমনীতে 5000 বছরের ডিএনএ, 2000 বছরের ভাষা এবং 1200 বছরের লিখিত ইতিহাস। স্যার, বাংলা মানে ইউরোপের বাইরের প্রথম নবজাগরণ, বাংলা মানে যুক্তিনিষ্ঠ তার্কিক ভাবনার শিকড়, বাংলা মানে এশিয়ার প্রথম কলেজ, সেদিনের হিন্দু আজকের প্রেসিডেন্সি, বাংলা মানে এশিয়ার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা মানে এশিয়ার প্রথম মেডিকেল কলেজ, কলকাতা মেডিকেল কলেজ, বাংলা মানে প্রথম অশ্বেতকায় মানুষ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার। এখন দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই রবীন্দ্রনাথের ভাষাকে অপমান করা হচ্ছে বাংলাদেশি ভাষা বলে, বলা হচ্ছে বাংলা বলে কোনো ভাষা নেই। আমি এখানে স্যার উল্লেখ করতে চাই, এই যে আমাদের দাবি স্যার, আমরা এই দাবি এই কারণে করছি যে বিশেষ করে এই মঙ্গল শোভাযাত্রা থেকে শুরু করে এই আমাদের পয়লা বৈশাখকে আমাদের একমাত্র, কারণ এই দিন হচ্ছে জীবনের জয়গান উদযাপন করবার দিন। বাংলার মানুষ, বাংলার পাহাড় থেকে সাগর পর্যন্ত মানুষ, তারা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা যে দাবি করেছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে দাবি উত্থাপন করেছেন যে পয়লা বৈশাখ, সেই পয়লা বৈশাখ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে চিহ্নিত হোক। আর যারা রবীন্দ্রনাথকে, যারা রাজা রামমোহন রায়কে প্রতিনিয়ত অপমান করছেন, আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলি, রাজা রামমোহন রায়কে যারা ভুয়ো ব্রিটিশদের দালাল বলছেন, ভুয়ো সমাজ সংস্কারক বলছেন, আমি রবীন্দ্রনাথের কথা বলবো। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি পয়লা বৈশাখ সম্পর্কে আমি স্যার সাবজেক্টে স্টিক করছি। পয়লা বৈশাখ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজে তার 1400 সাল কবিতায় উল্লেখ করেছিলেন। 1400 সাল রবীন্দ্রনাথ যখন লিখছেন, সেই কবিতা যখন শেষ করছেন, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি লিখছেন যে আজি হতে 100 বর্ষ পরে কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতা খানি,
রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে আজি হতে 100 বর্ষ পরে সে কোন নূতন কবি গাইছে গান, তোমাদের ঘরে আমার বসন্ত অভিবাদন পাঠায় দিলাম তার করে। আমার বসন্ত গান তোমার বসন্ত দিনে ধ্বনিত হোক ক্ষণতরে, হৃদয় স্পন্দনে তব ভ্রমর গুঞ্জরে নব পল্লব মর্মরে, আজি হতে 100 বর্ষ পরে। পয়লা বৈশাখকে স্বীকৃতি দিন স্যার। मेहता विश्राम कुलकर्णी जी। You have left the question. डॉक्टर मेहता विश्राम कुलकर्णी जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान महाराष्ट्र के ऐसे ऐतिहासिक स्थलों के ओर आकर्षित करना चाहती हूं जिनका समावेश यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वहां बुनियादी सुविधाओं की गंभीर कमी है। मुझे गर्व है माननीय सभापति महोदय कि मैं ऐसे प्रदेश से आती हूं जहां छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की और वहां के वीरों ने कभी मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए और मरने के लिए वो कभी नहीं डरे। ऐसे महाराष्ट्र के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया से जाने गए 11 किलों का समावेश यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में समाविष्ट किया गया है। उनमें 11 जो किले हैं वो है शिवनेरी, राजगढ़ और रायगढ़ जैसे 11 किलों का समावेश है। इसके पहले भी अजंठा, वेरूळ और घारापुरी गुम्फाओं का भी उसमें समावेश था। और भी कई एएसआई के मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जिन पर हमें गर्व है, जैसे कि हमारे पुणे का शनिवार वाड़ा। ऐसे ऐतिहासिक स्थलों पर जब देश विदेश के हजारों लाखों पर्यटक जाएंगे तो वो वहाँ क्या देखेंगे और इतिहास की क्या जानकारी ले पाएंगे, क्योंकि वहाँ ना तो फलक होते हैं ना डिजिटल गाइड होते हैं, वहाँ केवल टॉयलेट्स और पेयजल की सुविधा भी नहीं होती। तो ऐसे समय में मैं एक सूचना करना चाहती हूँ कि वहाँ ऐसे सब ऐतिहासिक स्थलों पर पेयजल की व्यवस्था हो, टॉयलेट्स हो। मैं मेरे जन्मदिन पर एक किले पर पैदल चढ़कर जाती हूँ। इस साल मैं राजगढ़ गई थी। राजगढ़ के टॉयलेट्स पूरे कचरे कूड़े से भरे पड़े थे जो इस्तेमाल के लायक नहीं थे। किले के ऊपर भी प्लास्टिक बोतलों का कचरा और रैपर्स का कचरा इतना ढेर सारा था, वो वहाँ नीचे लाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ के लोग वो जला देते हैं जिससे पर्यावरण की हानि होती है, नहीं तो जंगलों में फेंक देते हैं जिससे वन्य जीवों की हानि होती है। राजगढ़ में एक संजीवन माची करके है, जो संजीवन माची एक ऐसी वास्तु रचना है जो लोगों को पता चलनी चाहिए कि जिससे कि वो गढ़ था वो अभेद्य बना था। तो ऐसे बहुत सारे वहाँ सुधारणा करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वित्त वर्ष में हेरिटेज इंफ्रा अपग्रेडेशन पैकेज महाराष्ट्र के लिए निर्धारित किया जाए। आगामी 3 माह में ऐसे स्थलों का सर्वेक्षण हो। हमारे आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने हमारे गौरवशाली इतिहास को पुनरुज्जीवित करने के लिए और आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए काम किया, उसी आदर्श पर चलकर हमें इन हेरिटेज साइट्स की सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चरली उनको अपडेट करना चाहिए। सभी एनलिस्टेड हेरिटेज साइट्स पर सुविधा सुनिश्चित करने हेतु हेरिटेज एम्यूनिटी अपग्रेडेशन मिशन लागू किया जाना चाहिए। माननीय Now, Sri Ravangwara Narsari ji. Sir, I stand to rise regarding the protection of rights and privileges of the existing tribals while granting new ST status to 6 community in Assam. Sir, the Assam has been witnessing a situation of embarrassment amidst agitation demanding new status ST tribes by 6 communities and the fear of losing rights and privileges of the existing tribal communities in Assam since long time. The recent recommendation of the group of ministers constituted by the Assam government for granting new scheduled tribes for 6 communities in Assam has triggered apprehension among the tribal organization and students of that their rights and privileges are being destroyed. So the tribal organization and students community from different universities and colleges are out in the streets and staging demonstrations seeking protection of their rights and privileges. The conflict of interest has led to an undesirable situation of polarization. One is hopeful and the another is in despair.
This is because the existing Aboriginal tribals, sons of the soils, are already facing land alienation and rapidly becoming more and more marginalized. They have lost thousands of lives for the protection of their identity, culture, and to ensure their political rights. In this juncture, government must take a role of guardianship to handle the citizen holistically. Sir, the existing tribal communities have expressed their apprehension of losing their rights and privileges enjoyed so far while attempting to add new tribes under the same basket, and their apprehension is very admissible. Any policy decision of the government attempting to encroach upon the rights and privileges enjoyed by the existing tribals of Assam might throw up conflicting situations here. On the other hand, the 6 communities who are demanding new scheduled tribe status are of the opinion that they want their ST status without affecting the rights and privileges of the existing tribals in Assam. Under these circumstances, the government must take a practical and scientific approach to solve the sensitive issue in a timely manner, exploring maximum possibilities so that situations don't go out of hand. Further, it is noteworthy to say that the existing tribals of Assam are also affirmative towards the downtrodden communities to have their constitutional rights. They also must have enjoyed constitutional rights as they deserve. Therefore, my humble appeal to the government of India to take firm initiative to solve the issues of 6 communities without infringing upon the rights and privileges enjoyed by the existing tribals of Assam enshrined in the Constitution of India. They are of the opinion that the government should not try to pour extra water into a jar already filled. The consequences overflow. Furthermore, I appeal the government of India to initiate dialogue inviting all the organizations from both sides and explore the best possible way to adhering the constitutional provisions and procedures for enlisting communities as a new tribes in Assam. I hope the government of India will ensure integrity, sincerity for the protection of existing tribals while taking possible attempt to solve the issues of श्रीमती गीता लईच चंद्र वर्मा। धन्यवाद सभापति महोदय। देश की मातृ शक्ति के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके उत्थान के लिए और उनके सम्मान के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत काम किया। इसलिए मैं सदन के माध्यम से एक महिला सांसद होने के नाते उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूं। परंतु मैं आज आपका ध्यान देश की मातृशक्ति से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित कराना चाहती हूं, जो महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए अति आवश्यक है। सभापति महोदय, आमतौर पर हम सभी ने सुना होगा कि जब किसी गृहिणी से सर्वे या आम बोलचाल में पूछा जाता है कि आप क्या करती हैं, तो उत्तर मिलता है कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं घर का काम करती हूँ। महोदय, महिलाओं द्वारा घरों में किए जा रहे कार्यों को न तो कोई आधिकारिक दर्जा दिया जाता है, न उनका आर्थिक मूल्यांकन किया जाता है। यह विषय सुनने में छोटा लगता है, परंतु यदि इस विषय का हम आर्थिक मूल्यांकन करें तो यह देश की जीडीपी से लेकर महिलाओं की सामाजिक स्थिति में बदलाव आ सकता है। आज देश की महिलाओं द्वारा घरों में किए जा रहे कार्यों को आर्थिक मूल्यांकन का अभाव है। इसलिए सभापति महोदय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार देश की महिलाएं प्रतिदिन 5 से 8 घंटे घरेलू काम में समय अपना खर्च करती हैं, जिसका आर्थिक मूल्यांकन नहीं होता है। यदि पुरुष काम से धन अर्जित करके परिवार के पोषण में खर्च करता है, तो महिलाएं भी घरेलू काम कर परिवार की मदद करती हैं तथा उनके इस योगदान का अनदेखा किया जाता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि महिलाओं द्वारा घरों में किए जा रहे कार्यों को आर्थिक श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों का आर्थिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यदि महिलाओं के कार्यों का आर्थिक मूल्यांकन कर उसे सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में शामिल किया जाए, तो निश्चित रूप से देश की जीडीपी के आंकड़ों में भी एक बड़ा परिवर्तन आएगा और महिलाओं द्वारा घरों में कार्य को आधिकारिक दर्जा मिलने के पश्चात उनकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आएगा। मैं पुनः आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूँ कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं द्वारा किए जा रहे घरेलू काम का आर्थिक मूल्यांकन एवं उनके काम को आधिकारिक दर्जा देने की दिशा में सकारात्मक पहल किया जाए। धन्यवाद।
श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल जी। नमस्कार सर। महारानी ताराबाई के संदर्भ में मैं बात करना चाहती हूँ। महारानी ताराबाई मराठा इतिहास की एक असाधारण साहसी और दूरदर्शी शासक थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की पुत्रवधू और छत्रपति राजाराम महाराज की पत्नी महारानी ताराबाई ने उस समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व संभाला जब औरंगजेब अपनी विशाल मुगल सेना के साथ दक्षिण भारत में मराठों को समाप्त करने का प्रयास कर रहा था। यह वह दौर था कि जब मराठा साम्राज्य के अस्तित्व पर ही संकट आया था। उस दौर में उन्होंने अपनी बागडोर संभाली है। छत्रपति राजाराम महाराज के निधन के बाद महारानी ताराबाई ने न केवल अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर शासन की बागडोर संभाली, बल्कि स्वयं युद्ध नीति और सैन्य संचालन का नेतृत्व किया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने छापामार युद्ध नीति को प्रभावी बनाया और मराठी सेनाओं में उत्साह भर दे दिया। उनके नेतृत्व में मराठों ने औरंगजेब की सेना को लगातार चुनौती दी और मुगल साम्राज्य को कमजोर किया। महारानी ताराबाई का संघर्ष केवल सत्ता के लिए नहीं था, बल्कि स्वराज्य का सम्मान, स्वतंत्रता के लिए था। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि युद्धभूमि और शासन दोनों में असाधारण नेतृत्व महिला कर सकती है। उनका जीवन साहस, अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और नारी शक्ति का जीवंत उदाहरण था। इस संदर्भ में इतिहासकार खाफी खान कहते हैं कि ताराबाई के मार्गदर्शन में मराठों की गतिविधियों को अत्यधिक गति मिली। उसने शीघ्र ही सेनापतियों की नियुक्तियां, उनमें आवश्यक परिवर्तन, राज्य के गांव-गांव में संगठित करना, मुगल प्रदेशों में छापामार अभियानों की योजना आदि विषय अपने हाथ में लेकर राज्य के समस्त प्रशासन की बागडोर अपने नियंत्रण में कर ली। उसने दक्षिण के 6 सूबे सहित और मध्य प्रदेश के 2 मालवा के सिरोंज और मंदसौर क्षेत्रों तक आक्रमण करने के लिए सेना भेजने की भी व्यवस्था कर दी थी। मराठों का नष्ट करने का सपना लेकर औरंगजेब महाराष्ट्र आए थे, लेकिन अंतिम उनका अंत महाराष्ट्र में औरंगाबाद और आज के संभाजी नगर में हुआ और ये पॉसिबल हो पाया केवल छत्रपति महारानी ताराबाई और हमारी मराठा सेना के अनुशासन से। काबुल से बंगाल तक, कश्मीर से कावेरी तक इतना बड़ा विशाल फैला साम्राज्य बादशाह का था, लेकिन 25 साल हमारे मराठों ने उनका अंतिम क्षण तक उनके साथ लड़ाई की। मराठा स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण की ये विशिष्टता है। औरंगजेब के किसी भी एक निर्णायक युद्ध उन्होंने लड़ा नहीं। उन्होंने हमेशा वो गनीमी कावा जिसको बोलते हैं, वो गनीमी कावा का युद्ध करती रही। महाराष्ट्र को पूर्णतः गुलाम बनने का जो आतुर औरंगजेब हो गया था, उनको बादशाह ने मराठों को मिट्टी में गाड़ दिया। आज महारानी ताराबाई की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पुणे में कन्याओं के लिए एक सैनिक विद्यालय, गर्ल्स मिलिट्री स्कूल की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। पुणे सदैव ही सैन्य शिक्षा, अनुशासन, राष्ट्र सेवा का केंद्र रहा है। ऐसे विद्यालय के माध्यम से न केवल बालिकाओं को शारीरिक और सैन्य प्रशिक्षण मिलेगा, लेकिन नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और देशभक्ति का संस्कार। जय श्री जगन्नाथ। ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं आपका आभारी हूँ मुझे इस विषय में 0 आवर में बोलने के लिए देने के लिए। मैं सदन की अगस्त हाउस की ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। एक बहुत बड़ी इशू जो सर्वाइकल कैंसर है, जिससे महिला पीड़ित रहते हैं और जिससे साल में 1,25,000 नए केसेस डायग्नोसिस होते हैं। उनमें से 75,000 महिलाओं की डेथ हो जाती है। सर, हम जानते हैं ये जो HIV, ये जो HPV ह्यूमन पापिलोमा वायरस है, इसके चलते ये सर्वाइकल कैंसर होता है, जिसका वैक्सीन है, HPV वैक्सीन भी है। मगर क्यों वैक्सीन देने के लिए मैं ये टॉपिक रखी हूँ कि वैक्सीन देने के लिए सरकार को आगे बढ़ के आना चाहिए, क्योंकि हमारी माँ, बहन और बेटी जो है इस डिजीज से बहुत ये में प्रभावित है और उनके मौत भी हो रही है। जो प्रिवेंशन हो सकता है वैक्सीनेशन से, उसको कम से कम सरकार का ये दायित्व है, उनको प्रिवेंशन करे। हम जानते हैं महिला जो है वो अपनी ध्यान नहीं रख पाती, सारे घर की ध्यान रखते रखते वो खुद अपनी ध्यान लेना भूल जाती है। हम बस ये बोलने के लिए नहीं बोलेंगे कि लिखा हुआ है कि यत्र नार्य सुपूज्यते रम्यन्ते तत्र देवता, मगर नारी को किस तरह से सम्मान दिया जाए, किस तरह से उनका हेल्थ का ख्याल रखा जाए, ये भी बहुत जरूरी है। हम जानते हैं ये भारत वर्ष में इसके लिए जो व्यवस्था है वो 20 साल से हो रहा है वैक्सीनेशन।
9 से 14 साल की उम्र की लड़कियों को दे सकते हैं HPV वैक्सीनेशन, वो 2 टीके ले सकते हैं। और अगर वो छूट गया तो 15 से 26 साल की महिला लड़कियों को भी दे सकते हैं 3 वैक्सीनेशन। और जो 26 साल से 45 उम्र की है उनको डॉक्टर से पूछ के दे सकते हैं। हम देना चाहिए सर, इतना बजटरी एलोकेशन हो रहा है, पोलियो का वैक्सीन है, BCG का है, कोविड का वैक्सीन भी हम देखें, क्यों माँ और बहन को हम इस तरह से छोड़ रहे हैं सर? हमको, मैं आपके माध्यम से हेल्थ मिनिस्टर को, ये सरकार को निवेदन करती हूँ, जो महिला हैं, जो अधिक आबादी है, उनका ध्यान कौन रखेगा? वो जब कैंसर होता है ना, सारे जमीन जायदाद बिक जाते हैं और रास्ते पे रोड पे आ जाते हैं, मगर बचा नहीं सकते। इससे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंट करना चाहिए सर, क्योंकि वैक्सीनेशन है और कोई कैंसर डिजीज में वैक्सीनेशन है ही नहीं। इसका वैक्सीनेशन है तो इसको मैं सरकार से अनुरोध करूंगी वैक्सीनेशन दिया जाए। वो भी सरकार अगर चाहे सेरम इंस्टीट्यूट को लिखे। मैंने बोलूंगी कि निर्मला सीतारमण जी भी 2024 के बजट में भी ये बोले थे सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन, मगर क्या हुआ पता नहीं। ये जरूरी है कि हमारी माँ, बहन, बेटी को बचाया जाए सर, ये मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। बंदे उत्कल जननी। माननीय सभापति महोदय, अरावली पर्वतमाला 2.5 अरब वर्ष पुराना है और यह पर्वतमाला अपने 2.5 अरब वर्ष पुराने इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। इसने महाद्वीपों का टक्कर का सामना किया, इसने युगों के कटाव का सामना किया, लेकिन 2.5 अरब सालों में आज यह अपने सबसे बड़े खतरे का सामना कर रही है और वह है एक प्रशासनिक परिभाषा। प्रस्तावित 100 मीटर नियम कानूनी शब्दावली और पारिस्थितिक वास्तविकता के बीच में एक अलगाव है जो उस ग्रीन वॉल को नष्ट करने का जोखिम पैदा करता है जो उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भारत को रेगिस्तान बनने से बचाती है। जल विज्ञान की दृष्टि से अरावली की चट्टानों में एक विशेष सेकेंडरी पोरोसिटी होती है। यह इन चट्टानों से पानी को रिस कर जमीन के नीचे जाने देती है, जिससे इस भूभाग में प्रति वर्ष लगभग 20 लाख लीटर प्रति हेक्टेयर ग्राउंड वाटर रिचार्ज की क्षमता है। गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे जिलों के लिए ये एक्विफायर ही ताजे पानी का एकमात्र स्रोत है। इसके बावजूद गैर कानूनी खनन द्वारा इस संसाधन की रही है। सुप्रीम कोर्ट CEC की 2018 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 1960 के दशक के अंत से राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का 25% हिस्सा अवैध खनन के कारण नष्ट हो चुका है। केवल एक अलवर जिले में 128 में से 31 पहाड़ियां पूरी तरीके से गायब हो गई हैं, उन्हें समतल कर दिया गया है। स्थिति अब संकट के बिंदु पर पहुंच गई। 20 नवंबर 2025 को एक नई परिभाषा स्वीकार करी गई। एक अरावली पहाड़ी को अपने स्थानीय धरातल से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचा ही केवल होना चाहिए। FSI का आंतरिक डेटा बताता है कि जबकि राजस्थान में 1,07,000 से ऊपर अरावली पहाड़ियां हैं, उसमें से केवल 1,048 ही स्थानीय धरातल से 100 मीटर ऊपर हैं। इसका मतलब राजस्थान में 99% अरावली पहाड़ियां साफ हो जाएंगी, क्योंकि वो अपनी कानूनी मान्यता और सुरक्षा को खो देंगी। सभापति महोदय, 100 मीटर नियम के परिणाम एक पारिस्थितिक आपदा होगी। थार रेगिस्तान पहले से ही लगभग हर 2 वर्ष में 1 किलोमीटर की दर से आगे बढ़ रहा है। इसरो के मरुस्थलन और लैंड डिग्रेडेशन एटलस 2021 के अनुसार भारत का लगभग 9.78 करोड़ हेक्टेयर पहले से ही डिग्रेडेशन के दौर से गुजर रहा है। इन पहाड़ियों का विनाश वाटर रिचार्ज जोन को खत्म कर देगा। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भारत को धूल का कटोरा बनाने से बचाने के लिए स्थानीय धरातल के इस मानदंड को तुरंत वापस लिया जाए। धन्यवाद। श्री रामचंद्र जांगड़ा जी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का एक महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, 2014 के बाद से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण व रचनात्मक कदम उठाए गए हैं। घर में छोटे व लघु उद्योग चलाने वाले कारीगर समाज के आर्थिक विकास व मेक इन इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए
पीएम विश्वकर्मा जैसी महत्वपूर्ण योजना भी प्रारंभ की गई है, जिससे देश के करोड़ों प्राचीन शिल्पकारों के कुशल व निपुण कारीगर आर्थिक अभाव के कारण अपने हुनर को चरितार्थ करने से वंचित ना रहें। मान्यवर, ये शिल्पकार लोग जो घर में काम करते हैं, ये मुश्किल से 2 हॉर्स पावर से लेके और 10 हॉर्स पावर तक का बिजली का लोड यूज करते हैं। ये कोई जंगल से लकड़ी नहीं काटते, ग्रीन लकड़ी कोई नहीं काटते, ये मार्केट से ही लट्ठे लाके अपने दरवाजे, खिड़की, फर्नीचर वगैरह बनाने का काम करते हैं, जिससे कोई भी ऐसी ना तो गैस निकलती ना ये ईंधन का प्रयोग करते हैं। इसे केवल मात्र लकड़ी का बुरादा निकलता है, जो स्वास्थ्य के लिए कहीं भी हानिकारक नहीं होता है। मान्यवर, लेकिन एनजीटी और प्रदूषण के जो नियम ऐसे हैं, उनके अधिकारी इनके छोटे छोटे काम करने वाले धंधों को सील लगा देते हैं और इन नियमों की आड़ में ये बेचारे अपने काम धंधे करने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए मेरी सरकार से आपके माध्यम से मांग है कि ये छोटे बढ़ई, लोहार वगैरह जो ये काम करते हैं, ये ना केवल आत्मनिर्भर होते हैं, औरों को भी ये रोजगार देते हैं, 2-4 आदमियों को। इनके एनजीटी के और प्रदूषण के नियमों से मुक्ति दिलवाई जाए, ताकि प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया का और आत्मनिर्भर भारत का सपना भी साकार हो और ये गरीब लोग अपना रोजगार चला सके। धन्यवाद। श्रीमती रंजीत रंजन जी। ये कैसा न्याय है पर्यावरण के साथ? एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, और दूसरी तरफ विकास का ढकोसला देके लाखों पेड़ काटे जाते हैं। मैं फिर से आकर्षित करना चाहती हूँ, चाहे हसदेव हो, चाहे उत्तराखंड हो, गंगोत्री, इसी सदन में आश्वासन दिया गया था, पिछले सदन में सारे मंत्रियों ने, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे पर्यावरण मंत्री हो, उन्होंने कहा था कि हम देवदार के वृक्षों को नहीं काटने देंगे। आज वहां से जो रिपोर्ट आ रही है कि जो इको सेंसिटिव जोन भागीरथी के गंगोत्री का है, वहां से 6000 पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी गई है। वहां के लोग पेड़ों को रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, जो कल की रिपोर्ट है 6 और 7 तारीख दिसंबर को, ताकि उन पेड़ों को बचाया जा सके। अभी महोदय, वही क्षेत्र है जहां अगस्त में धराली की भीषण आपदा हुई थी और लगभग 150 लोग के शव अभी भी 40 फीट मलबे में दबे होने की बात कही जा रही है। सोचने वाली बात है कि यदि उच्च हिमालय में 4 धाम ऑल वेदर के नाम पर अंधाधुंध चौड़ीकरण कर इतनी भारी तादाद में आप पेड़ और पहाड़ काटे जाएंगे, तो निश्चित ही भूसंकलन बढ़ेगा। देवदार संस्कृत का शब्द है, अर्थात देव वृक्ष, डिवाइन ट्री। ये पूजनीय है। यहाँ पे साधु संत इसके नीचे बैठ के तपस्या करते हैं। यही नहीं, ये हिमालय में पावन आध्यात्मिक वातावरण का भी निर्माण करता है। ये जो गंगा के जल को, जो हम कहते हैं ना कि विशेष है गंगा का जल, उसमें जो बैक्टीरिया फास आते हैं, वो देवदार के वृक्षों से जो रिस कर जो तत्व आते हैं, उसके कारण ही बैक्टीरिया फास होता है। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा अध्यक्ष जी, कि पिछले वर्ष से इस योजना पर काम चल रहा है। तब सड़क मंत्री, पर्यावरण मंत्री, जो मैंने कहा कि सदन में आश्वासन दिया कि पेड़ नहीं कटने देंगे, लेकिन तो धरातल में विपरीत हो रहा है। कई समाज सेवी, कई पर्यावरण प्रेमी, इवन आप ही के मुरली मनोहर जोशी जी, डॉक्टर कंस सिंह जी, कई लोग लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दी है कि यहाँ जो इको सेंसिटिव जोन है, एक ही जोन है जो गंगा का जो निश्चल जल है वहां पे बहता है, उसको बचाया जा सके। लेकिन आप यहाँ कुछ बोलकर जा रहे हैं और वहां पे जाके आप विकास के नाम पर तबाही का काम कर रहे हैं। मैं लगातार देख रहे हैं कि हिमालय में चौड़ीकरण लगातार असफल हो रहा है। अध्यक्ष जी, ये बहुत सोचनीय बात है कि लगातार हिमालय में चौड़ीकरण असफल हो रहा है। सेना और यानी यात्री भूसंकलन आपदाओं के नीचे आ रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि भाई सेना के लिए जरूरत है, और सेना का रास्ता ही कई महीनों तक भूस्खलन के कारण बंद रहता है, तो ये किसके कारण, किसकी शय पर इस तरह का विकास आप कर रहे हैं? एक तरफ अभी हमारे माकन साहब कह रहे थे ना, अरावली को सतनाम सिंह सांधु जी, श्री गोविंद भाई, लालजी भाई, ढोलकिया जी, पश्यामि देवान् तव देवदेहे सर्वान् तथा भूत विशेष संगान्
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं रुचिं सर्वानुरागान् च दिव्यान्। माननीय सभापति महोदय श्री, मैं सदन का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। वंदे मातरम, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को अदम्य शक्ति और राष्ट्र को एकता का भाव दिया, उसकी रचना 1876 के आसपास बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी। देश इस वर्ष के 150 वर्ष मना जा रहा है, किंतु अत्यंत खेद का विषय है कि इसके रचयिता का कलकत्ता स्थित वास्तविक निवास 5 प्रताप चटर्जी लैन आज दयनीय स्थिति में है। यही बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने अंतिम वर्ष बिताए और 8 अप्रैल 1894 को यही उनका निधन हुआ। माननीय सभापति महोदय श्री, राज्य सरकार ने लगभग 2.5 दशक पूर्व इस भवन को पुस्तकालय के रूप में विकसित किया था, परंतु आज भवन जर्जर हो चुका है। पुस्तकालय वर्षों से बंद है और यह स्मृति स्थल केवल एक कर्मचारी के भरोसे मात्र से चल रही है। माननीय सभापति महोदय, यह स्थिति न केवल बंकिम चंद्र चटर्जी के जैसे विभूति के प्रति अन्याय है, बल्कि हमारी स्वतंत्र यात्रा की सांस्कृतिक धरोहर के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। अतः मैं माननीय संस्कृति मंत्री से सभापति महोदय के माध्यम से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस भवन को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए और केंद्र सरकार उसे संरक्षण का दायित्व संभाले। इसे समृद्ध स्मृति स्थल, शोध केंद्र एकम वंदे मातरम प्रेरणा केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों इस महान रचना को, उसके रचयिता की प्रेरणा को समुचित रूप से समझ सके। माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री महाराज संजोबा लेसांबा। Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, my subject is demand for proper awareness, care, and preservation of Vishnu Temple in Manipur. Sir, the Vishnu Temple located at Bishnupur district, 27 kilometers away from Imphal city, Manipur, is one of the oldest known brick temples in the state of Manipur. It was dedicated to Lord Vishnu and built during the reign of King Kiamba of Manipur, 1467 and 1508 AD. King Kiamba constructed this temple after he received a Vishnu emblem from the king of neighboring San king of Upper Brahma. It is the only protected historical monument in Manipur under Archaeological Survey of India, Government of India. The style of the temple resembles Bengali hut type structure built with bricks and a lime surki. It is a square on plan and consists of a square garbhagriha and a rectangular post. Internally, the temple measures 2 into 2 square meter and the post measures 2.10 into 1.1 square meter approximately. The silent structural feature of the temple is that it is covered by a corbel roof. The architectural style of this temple shows the influence of both Brahmis and the Chala architectural style. ASI can give more focus on this rare piece of historical monument in order to promote the site and attract tourism from all over the world. The monument requires proper maintenance by providing permanent caretakers, chowkidars, and gardeners, etc. The temple is the testimony of the advent of Hinduism in Manipur and its relationship with neighboring countries. So I urge upon the government that the true nature of the character of this temple could only be showcased by proper awareness, care, and preservation of the monument and adding other related aesthetic values. Thank you, sir. श्री नागेंद्र रॉय,
क्वेश्चन आवर। गला खराब है, गला